सीरीज़ है उसमें मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस है और ये थोड़ी सी लंबी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ socially embedded process of collective relationship direct and action of promote human flourishing for all is outcome of। ये डेफिनेशन किसने किस कहाँ पे ये दी गई, ये पूछा गया है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, सेकेंड मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस या थर्ड मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस। हिंदी में भी देख लेते हैं। लोक प्रशासन परिभाषा को एक सामूहिक संबंधों की सामाजिक अंतः स्थापित प्रक्रिया सभी के लिए मानवीय समृद्धि को प्रोत्साहित करने का संवाद एवं क्रिया के रूप में निम्न में से किसकी निष्पत्ति है। तो इसका आंसर है, देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन, सेकेंड मीनो ब्रुक सम्मेलन या थर्ड मीनो ब्रुक सम्मेलन। तो इसका सही आंसर है थर्ड मीनो ब्रुक सम्मेलन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ऑथर और उनके बुक का हमें देखना है, कौन से ऑथर ने कहा है और कौन सी बुक कौन से ऑथर ने लिखी है। पहले देख लेते हैं इंग्लिश में, कैनेडियन ग्रेनाल्ड ई ने कौन सी बुक लिखी है। तो कैनेडियन ग्रेनाल्ड ई ने बुक लिखी है ये डायनेमिक्स of public administration guidelines to current transformation in theory and practice। फिर बिलोस्की ग्लोम्बस्की रोबोट ने कौन सी बुक लिखी है, इन्होंने लिखी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डेवलपिंग डिसिप्लिन। फिर हेनरी निकोलस ने बुक लिखी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स। निग्रो एफ.ए. एंड निग्रो एल.जी. ने बुक लिखी है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में भी देख लेते हैं। कैंडन गोलेन ने बुक लिखी है डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो हिंदी में, इंग्लिश को ही हिंदी में अनुवाद करके लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। वही जो मैंने पढ़ा था वही सेम वही लिखा हुआ है। फिर ग्लोम्बस्की रोबोट ने लिखी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डेवलपिंग डिसिप्लिन ये। फिर मॉडर्न पब्लिकेशन लिखी है निग्रो एफ.ए. एंड निग्रो एल.जी. ने, इसका डी हो गया। फिर हेनरी निकोलस की एक ही बुक बची है यहाँ पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। तो हो गया ए बी सी डी, ये ए है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवाइड वॉल्डो कॉल्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज क्या, न्यू कैथोलिज्म, न्यू रोमांटिज्म, न्यू ह्यूमैनिज्म या न्यू सोशलिज्म। कहते हैं कि डब्ल्यू वॉल्डो ने नवलोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को निम्नलिखित में से क्या कहा है। नव कैथोलिकिज्म, नव स्वच्छंदतावाद, नव मानववाद या नव समाजवाद। तो उन्होंने कहा है स्वच्छंदतावाद, जिसका इंग्लिश है रोमांटिज्म। डुवाइट वॉल्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डेलिबरेटली डेमोक्रेसी इज क्वाइंड बाय। किसने ये डेलिबरेट डेमोक्रेसी वर्ड लाया है, कहाँ से आया है डेलिबरेट डेमोक्रेसी, या हिंदी में विमर्शात्मक लोकतंत्र शब्द का सृजन कहाँ से किया गया था। शब्द सृजित किया था कहाँ से निकला है ये शब्द। तो ये कहाँ से निकला है, प्रथम मीनो ब्रुक सम्मेलन द्वारा, द्वितीय मीनो ब्रुक या तृतीय मीनो ब्रुक या विश्व बैंक द्वारा। इंग्लिश में भी यही है, फर्स्ट मीनो ब्रुक, सेकंड मीनो ब्रुक, थर्ड मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस या द वर्ल्ड बैंक से। तो इसका आंसर है सी, थर्ड मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस से ये शब्द निकला है डेलिबरेट डेमोक्रेसी, या फिर इसे कैसे के विमर्शात्मक लोकतंत्र निकला है शब्द तृतीय मीनो ब्रुक सम्मेलन द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइन एंड स्टाफ, लाइन ऑफ स्टाफ से है ये क्वेश्चन, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो नीचे आंसर कोड दे रखे, इसमें हमें लाइन ऑफ स्टाफ के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो देख लेते हैं। These are useful organization terms for location of specific assignment of detailed duties for responsibility. Line agency has no power to order and control. Administrators must recognize that staff and line are not operating in hierarchical relations but on a horizontal plan of authority and responsibility under the chief executive. Pifner and Pithas classify staff into general and technical and auxiliary staff. हिंदी में भी देख लेते हैं। लाइन ऑफ स्टाफ के परिप्रेक्ष्य में निम्न से कथन पर विचार किया तथा नीचे दिए कोटों में सही उत्तर बताना है। तो पहला है, ये विस्तृत कार्य आवंटन तथा विशिष्ट दायित्व निर्धारण के लिए उपयोगी संगठनात्मक पद है। लाइन अभिकरण को आदेश देने तथा नियंत्रण करने का अधिकार नहीं होता। प्रशासकों को यह अवश्य समझना चाहिए कि स्टाफ तथा लाइन अपने कार्य का संचालन पदानुक्रमिक संबंध में नहीं करते, बल्कि मुख्य कार्यपालिका के अधीन प्राधिकरण की एक समस्तरीय योजना पर कार्य करते हैं। पिफनर और पेरेसेस ने स्टाफ को सामान्य तकनीकी तथा सहायक स्टाफ के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। तो कौन कौन सा सही है? पहला इसका सही है, ये विस्तृत कार्य मंडल तथा विशिष्ट दायित्व निर्धारण के लिए उपयोगी संगठनात्मक पद है। फिर अभिकरण आदेश देने तथा नियंत्रण करने का अधिकार नहीं होता, ये गलत है, उसे आदेश देने का अधिकार होता है, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड हमारा सही है, प्रशंसकों की अवश्य समझना चाहिए कि स्टाफ तथा लाइन अपने कार्यों का संचालन पदानुक्रमिक संबंध में नहीं करते, बल्कि मुख्य कार्यपालिका के अधीन प्राधिकरण की एक समस्तरीय योजना पर करते हैं। ठीक है, और हमारा फोर्थ भी सही है। पेफर और पेसनर ने कहा है कि स्टाफ को सामान्य तकनीकी और सहायक स्टाफ के अंतर्गत वर्गीकृत किया। तो इसका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा। अब दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, मैंने जल्दी पढ़ा है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड। आगे चलते हैं। ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके संबंध में यहाँ 4 बातें लिखी हैं, कौन सी सही है देख लेते हैं। 1 विच हैज़ प्रॉफिट एज अ मेजर गोल। 1 इज विच लीडरशिप ऑलवेज स्टैंड्स टू फुलफिल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। अ स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटसोर्सेज मेजर बिजनेस फंक्शंस, या 1 विच हैज़ कंसर्न ऑफ द एम्प्लॉयज एज इट्स टॉप प्रायोरिटी। हिंदी में देख लेते हैं। आभासी संगठन क्या है? वह जिसका मुख्य लक्ष्य लाभ होता है, वह जिसका नेतृत्व अपनी अधीनस्थों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को हमेशा पूरा करने का प्रयत्न करता है। एक छोटा मूल संगठन जो अपने कार्यों को बाहरी एजेंसी को दे देता है, और या वो जो अपने कर्मचारियों के प्रति लगाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तो एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका आंसर है सी, एक स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटसोर्सेज मेजर बिजनेस फंक्शंस। हिंदी में एक छोटा मूल संगठन जो अपने कार्यों को बाहरी एजेंसियों को देता है, उसे हम कहते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या आभासीय संगठन। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको और क्या चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं लगातार वीडियोस डालती रहूँगी आपके लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू कन्फर अथॉरिटी फ्रॉम वन एग्जीक्यूटिव और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू अनदर इज कॉल्ड हायरार्की, यूनिट ऑफ कमांड, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन। हिंदी में कहते हैं प्राधिकार को एक कार्यपालिका अधिकारी या संगठनीय इकाई से दूसरे को सौंपना क्या कहलाता है? इसी में सारा हमारा आंसर है, दूसरों को सौंपना। पदसोपान, आदेश की एकता, विकेंद्रीकरण, प्रतियोजना। अगर आपने डेलीगेशन पढ़ा है या डेलीगेशन के बारे में पता है, प्रतियोजना के बारे में पता है, तो आपको इसका आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। जब एक दूसरे को कोई पद सौंपा जाता है तो वो कहाँ पे होता है? वो डेलीगेशन पे होता है। वो कहाँ होता है? प्रतियोजना में होता है, जब अधिकार एक कार्यपालिका से दूसरे में को सौंपा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफिक स्टोरी एक्सप्लेनिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सुपरविजन। ये सुपरविजन का क्वेश्चन है। इज प्रेजेंटेड बाय
किसने? फ्योल, मिलेट, विलियमसन या गुलिक। पर्यवेक्षण के विभिन्न पहलुओं की, पर्यवेक्षण भी हमारे सिलेबस में, अगर आपने लाइन ऑफ स्टाफ का क्वेश्चन था, अभी सुपरविजन का क्वेश्चन है, के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए एक जीवांत प्रस्तुति किसने की है, ये पूछा गया। फ्योल ने, मिलेट ने, विलियमसन ने या गुलिक ने? तो इसका आंसर जो है वो विलियमसन है। विलियमसन ने व्याख्या की है, परीक्षण के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की है विलियमसन ने, जिसमें उन्होंने एक जीवांत प्रस्तुति प्रस्तुत किया, उसे एक जीवांत प्रस्तुत के रूप में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इशू ऑफ डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइजेशन का भी क्वेश्चन आ गया। Decentralization is more complex in concept and practice than is generally acknowledged. This view is expressed by James W. Fessler, Daniel Katz and Robert Kahn, James L. Gibson या James H. Donnelly। हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण का विषय जैसा सामान्यता समझा जाता है उससे अवधारणा और प्रक्रिया में कहीं अधिक जटिल है। यह मत निम्न में से किसने दिया? मैं बता ही चुकी हूँ पहले, आप हिंदी में पढ़ लीजिए। ये इसका आंसर है जेम्स डब्ल्यू फासलर। इंग्लिश में भी वही है और हिंदी में भी वही है, दोबारा नहीं पढ़ रही, सीधा आंसर बता रही हूँ। जेम्स फासलर ने ये कथन दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, फील्ड एस्टेब्लिशमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय हेडक्वार्टर्स दो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। निम्न में से किन माध्यम से मुख्य क्षेत्रीय प्रतिष्ठान को नियंत्रित करता है? ये फाइनेंस का क्वेश्चन है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो किसी को कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो मैं आपको बता देती हूँ, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी हमारे पोस्ट में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, अकाउंट्स एंड रिपोर्टिंग, एडवांस रिव्यू एंड पर्सनल इंस्पेक्शन, रिपोर्टिंग, ऑडिट, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। हिंदी में लेखा तथा रिपोर्ट करना, आगम समीक्षा तथा व्यक्तिगत निरीक्षण, रिपोर्ट करना, लेखा परीक्षा, निरीक्षण तथा जांच पड़ताल, न्यायिक तथा विधिक उपाय। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ये, किन माध्यमों से मुख्यालय क्षेत्रीय प्रतिष्ठान को नियंत्रित करता है? तो इन माध्यमों से रिपोर्ट, लेखा परीक्षा, निरीक्षण तथा जांच पड़ताल के माध्यम से मुख्यालय क्षेत्रीय प्रतिष्ठान को नियंत्रित करता है। और इंग्लिश में कैसे कंट्रोल करता है? Field establishments are controlled by headquarters through which methods? Reporting, audit, inspection and investigation. Next देते हैं, who among the following was the chief proponent of post bureaucratic theory? कौन इसका प्रोपोनेंट है, किसने ये प्रतिपादित किया है उत्तर नौकरशाही सिद्धांत, ये बताना है। तो वो देख लेते हैं ऑप्शंस, फिलिप्स सेल्जिनिक, रॉबर्ट मार्टन, वॉरेन बेनिस, माइकल क्रोजेन। यहाँ पे भी वही लिखे हैं, फिलिप्स सेल्जिस्क, रॉबर्ट मार्टन, वॉरेन बेनिस या माइकल क्रोजेन। और इसका सही आंसर जो है वो है वॉरेन बेनिस। इसका सही आंसर है वॉरेन बेनिस ने प्रतिपादित किया है पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या उत्तर नौकरशाही सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which one of the following is not a criticism by the trade unions about Taylorism? क्रिटिसिज्म बताएं, कौन सा नहीं है क्रिटिसिज्म? नॉट। इट इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स, इट डिस्ट्रॉय ट्रेड यूनियंस, देयर विल बी नो स्कोप फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग, इट वुड इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका सही आंसर हमें बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना ट्रेड यूनियन द्वारा टेलरवाद के बारे में कौन सी आलोचना ट्रेड यूनियन द्वारा टेलरवाद के बारे में आलोचना नहीं है बताना है, कौन सी नहीं है। यह प्रबंधकों का कार्यभार बढ़ाता है, यह ट्रेड यूनियन का समाप्त करता है, इसमें सामूहिक सौदेबाजों की कोई संभावना नहीं होती, यह बेरोजगारी बढ़ाएगा। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये तीनों सही हैं,
सही कौन सा नहीं है, ये वाला सही नहीं है। यह प्रबंधकों का कार्यभार बढ़ाता है। इट इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स, ये सही नहीं है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। जब मैं खुश होती हूँ कि मुझे ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, ज़्यादा व्यू आते हैं, सब्सक्राइब्स हो रहे हैं मेरे चैनल को, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। इसलिए थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्ताई इटोजिनी के नियंत्रण संरचना के वर्गीकरण का विचार कीजिए। उसका पूछा है कि कंसीडर एम्ताई इटोजिन्स क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें से बताना है कौन सा है क्लासिफिकेशन उसका। उपयोगितावादी, आदर्शात्मक, निष्क्रिय या बाध्यकारी, यूटिलिटेरियन, नॉमिनेटिव, पैसिव या कोहेसिव, कौन सा है तो बता देते हैं। यूटिलिटेरियन है, नॉमिनेटिव है और कोहेसिव है, पैसिव नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ किस में दिख रहा है? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ इसमें दिख रहा है, सी में दिख रहा है। यहाँ पे भी देख लेते हैं। उपयोगिता और आदर्शात्मक और बाध्यकारी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेंसिस लिकार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली में यह भाव अभिव्यक्त होता है कि नेताओं को लोगों पर पूर्ण विश्वास होता है? सहभागी शैली, शोषक सत्तात्मक शैली, परामर्शात्मक शैली, हितकारी सत्तात्मक शैली। इंग्लिश में लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू रेनिस लिकार्ड एक्सप्रेस द लीडर्स हैव टोटल फेथ इन पीपल। ये ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है। इसमें कौन सा है? रेनिस लिकार्ड के हिसाब से कौन से लीडर्स के हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। किस नेतृत्व शैली में यह भाव अभिव्यक्त होता है कि नेताओं को लोगों पर पूर्ण विश्वास होता है? रेनिस लिकार्ड के अनुसार बताना है। इंग्लिश में मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। पार्टिसिपेट स्टाइल, एक्सप्लोरेटिव अथॉरिटिव स्टाइल, कंसल्टेटिव स्टाइल, बेनेवलेंट अथॉरिटिव स्टाइल। तो इसका आंसर जो है वो पार्टिसिपेटिव स्टाइल। पार्टिसिपेटिव स्टाइल को या सहभागी शैली को रेनिस लिकार्ड ने नेतृत्व शैली में नेताओं को लोगों पर पूर्ण विश्वास होता है। कौन सी वाली शैली में? सहभागी शैली में नेताओं को लोगों पर पूर्ण विश्वास होता है, ये रेनिस लिकार्ड ने के अनुसार बताया गया, ठीक है। नेतृत्व शैली में लीडरशिप, अगर लीडरशिप की बात करें तो उन्होंने कहा पार्टिसिपेटिव स्टाइल में लीडर्स हैव टोटल फेथ इन पीपल। आगे चलते हैं। फोकसेस ऑफ पीपल एंड फोकसेस ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेशन आर यूज्ड इन। किस थ्योरी में इन दोनों को यूज़ किया गया है? 5 गोल थ्योरी, सिचुएशन थ्योरी, मार्जिनल ग्रिड थ्योरी या ट्रेड थ्योरी। ये भी लीडरशिप थ्योरी पे ही है। फोर्सेस ऑफ पीपल एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन उन्मुखता निम्न में से किस में प्रयुक्त होता है? पक्ष लक्ष्य सिद्धांत, स्थिति परक सिद्धांत, प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत या गुण सिद्धांत। तो इसका आंसर है प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत या फिर इंग्लिश में मार्जिनल ग्रिड थ्योरी। फोकस ऑफ पीपल एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मार्जिनल ग्रिड थ्योरी में, या फोर्सेस ऑफ पीपल, यहाँ पे वही लिखा है, फोर्सेस ऑफ पीपल और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए हिंदी वालों को इंग्लिश का पता होना चाहिए। कई बार वो अनुवाद न करके यही दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी भाषा में इस थ्योरी में बोला गया है, इसलिए इसी भाषा में लिखा गया है, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। थिंकर्स हैं और उनके कंसेप्ट हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर्बर्ट साइमन ने कौन सा दिया था? हर्बर्ट साइमन ने दिया जोन ऑफ एक्सपेक्टेंस, ए। हेनरी फ्यूल का तो बहुत ही आसान है। हेनरी फ्यूल ने दिया स्केलर।
बी। और फिर हैं चेस्टर बर्नार्ड। अगर चेस्टर बर्नार्ड आपको नहीं भी आता तो ग्रैक्नोस का तो आपको आता ही होगा। इनका है ये स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन, स्पैन ऑफ अटेंशन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया डी। और अब बढ़ के चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड का कौन सा हो गया? सी का हो गया ये जोन ऑफ इंडिफरेंस, क्योंकि यही बचा था। हिंदी में भी देख लेते हैं। हर्बर्ट साइमन का हो जाएगा ये स्वीकार्य, यही बताया था मैंने। और उसके बाद हेनरी फ्यूल का सबको पता है, ये अधिक्रम श्रृंखला। गेनोस का पता है, ध्यान का विस्तार। और फिर एक ही बचे हैं चेस्टर बर्नार्ड, उनका हो जाएगा ये उदानसित का क्षेत्र। तो ये सारे किस में हैं? इसमें हैं, इसलिए डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दो तीन भी पता है और खाली चेस्टर बर्नार्ड का नहीं पता तो देखिए कितना आसान हो गया। और फेमस तो है ही, ध्यान का विस्तार क्षेत्र, अधिक्रम श्रृंखला तो सबको ही पता है। अगर ये ना भी पता हो, स्पैन ऑफ अटेंशन और स्केलर चेन तो पता ही है किसने प्रतिपादित किया है, किसका कंसेप्ट है, किस थिंकर का। नहीं पता है, ये दो तो पता ही पता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हैथॉन स्टडीज ऑफ एल्टन मेयो। हैथॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एल्टन मेयो के बारे में, ठीक है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन से ही है। इसमें बताना है कि इनकी स्टडी में कौन सा पार्ट नहीं था। बताना है कि हैथॉन अध्ययन का कौन सा भाग नहीं है, नहीं बताना है। फर्स्ट इंक्वायरी, ग्रेट इल्यूमिनेशन, बैंक वेयरिंग एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू प्रोग्रामिंग। प्रथम जांच, महापर्दीपन, बैंक वेयरिंग प्रयोग या शाश्वता कार्यक्रम। हैथॉन अध्ययन के बारे में पता है तो पता होगा कौन सा है। इसका सही आंसर है प्रथम जांच। उनके उसमें नहीं था, नहीं बताना था, नहीं कौन सा था, नॉट कौन सा पार्ट नहीं था। फर्स्ट इंक्वायरी उनके उसमें हैथॉन स्टडी में नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स अकॉर्डिंग टू एमपी फॉलेट। एमपी फॉलेट के अनुसार, हिंदी में देख लेते हैं, एमपी फॉलेट के अनुसार निम्न में से कौन सा संघर्षों के समाधान का तरीका नहीं है। ये यूनियन रिलेशनशिप में से है क्वेश्चन। यूनियन रिलेशनशिप आप देखेंगे तो वो भी है, ठीक है। तो उसमें से ये क्वेश्चन है। एमपी फॉलेट के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट का या संघर्ष के समाधान का तरीका नहीं है, नहीं है बताना है आपको कौन सा नहीं है। नॉट वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू एमपी फॉलेट। डोमिनेशन, लीगल मेथड्स, कॉम्प्रोमाइज या इंटीग्रेशन। हिंदी में देख लेते हैं। प्रभुत्व, कानूनी तरीके, समझौता, एकीकरण। तो आंसर है आपका कानूनी तरीका जो है एमपी फॉलेट ने के अनुसार संघर्षों के समाधान का तरीका नहीं है उनके हिसाब से। इंग्लिश में देखते हैं कौन सा तरीका नहीं है। लीगल मेथड्स उनके हिसाब से तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग्स द फॉलोइंग एडवोकेटेड इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल। किसने इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल दिया है ये बताना है इसमें से। तो मैं सही आंसर आपको बता देती हूँ सीधा का सीधा ही, जॉन टी डॉर्सी, क्योंकि इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है, आपको सीधा पढ़ना है कौन से हैं। और इसका हिंदी वाला भी देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल ही लिखा है, किसने वकालत की है, तो इसका आंसर है जॉन टी डॉर्सी। जॉन टी डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज concerned with maximizing innovation for development. This statement was made by। किसने ये स्टेटमेंट दिया है? हिंदी में देख लेते हैं। विकास प्रशासन का संबंध विकास के लिए नवाचार का उच्चतम सीमा तक ले जाना है। ये कथन किसने दिया है ये हमें बताना है। तो आंसर मैं बता देती हूँ, आप पढ़ लेंगे। ये है एडवर्ड वाइंडनर। यहाँ भी देख लेते हैं, एडवर्ड वाइंडनर। नेक्स्ट,
द की फॉर्मूला of development administration could be expressed in the initial letters of coordination of resources through organization का क्वेश्चन है of personnel and procedures, that is CROPP, coordination resources organization personnel and procedure. This statement was given by, किसने ये स्टेटमेंट दिया है? काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, हिंदी में भी देख लेते हैं. विकास प्रशासन के मुख्य परिसूत्र को कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनल, इंग्लिश में लिखा है कि अध्यक्षरों में अभिव्यक्त किया जा सकता है. इन्होंने हिंदी अनुवाद नहीं किया, जो इंग्लिश था वही उन्होंने लिख के दे दिया है. यह किसने कहा था हमें बताना है. मैं बता देती हूँ. ये कहा है बी नहीं है, ये वी है. V.A. पाई पांडिकर. यहाँ पे देखिए वी है. V.A. पाई पांडिकर ने ये स्टेटमेंट दिया है, कथन कहा है. ठीक है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियली ओरिएंटेड टू टैकल ब्यूरोक्रेटिजेशन इन इंडिया. में देख लेते हैं. निम्न में से कौन सा भारत में अधिकारी तंत्रकरण से जूझने में वस्तुतः सक्षम नहीं है. नौकरशाही की बात हो रही है. कौन सा सक्षम नहीं है? भारत में अधिकारी तंत्र से जूझने में वस्तुतः सक्षम नहीं है, नहीं बताना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियली ओरिएंटेड टू टैकल ब्यूरोक्रेटाइजेशन इन इंडिया. एजुकेटिंग पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड पावर्स, ऑर्गेनाइजिंग पीपल इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, proliferating political parties, promoting democratic decentralization. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अधिकारी तंत्र से जुड़ने में वस्तुतः सक्षम नहीं है? लोगों को उनके अधिकारों और शक्तियों के बारे में शिक्षित करना, स्वयं सहायता समूह में लागू को संगठित करना, अधिकाधिक राजनीतिक दलों का उदय या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना. इसमें से सही ये नहीं है. अधिकाधिक राजनीतिक दलों को उदय देना, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका. पॉलिफरेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज का इससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हिंदी में देखते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट निम्न में से भारत सरकार के किस मंत्रालय का हिस्सा है? हमें बताना है कि किस मंत्रालय का हिस्सा है. रक्षा मंत्रालय का, गृह मंत्रालय का, विदेश मंत्रालय का, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय. इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज. तो इसका सही आंसर जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का ये पार्ट है. डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट. बॉर्डर मैनेजमेंट किसका पार्ट है? गृह मंत्रालय का पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. अब जो ये नेक्स्ट है इसमें भी इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्रीज दे रखी है. ठीक है. क्योंकि लाइन ऑफ स्टाफ में हमारा यही है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आई थिंक लाइन ऑफ स्टाफ के ही हैं. वो इम्पोर्टेंट है. इसका मतलब लाइन ऑफ स्टाफ के बारे में ज़्यादा पढ़िएगा. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड कमीशन कहाँ पे है? वो किसका है? वो इसका है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसका है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन. इंडियन एनिमल वेलफेयर बोर्ड किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. और रजिस्ट्रार्स एंड जर्नल ऑफ सेंसस किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स. हिंदी में भी देख लेते हैं. खादी ग्राम उद्योग ये हो गया, बी का हो गया थर्ड, और सी का हो गया सेकंड, और डी का हो गया फर्स्ट. यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है. ये है ये. आप इसे पढ़ लीजिए.
हिंदी वाले गृह मंत्रालय, जन कल्याण महानिदेशक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ कैबिनेट इज नॉट करेक्ट। कौन सा रोल करेक्ट नहीं है बताना है हमें। इट इज़ अ प्राइम पॉलिसी मेकर, कैबिनेट के बारे में। इट इज़ अ प्राइम पॉलिसी मेकर, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, इट इज़ एन एग्जीक्यूटर ऑफ पॉलिसी, इट इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव। कौन सा सही नहीं है। मंत्रिमंडल के बारे में, यह प्रधान नीति निर्माता है, यह सलाहकार निकाय है, यह नीति क्रियान्वयक है, यह मुख्य कार्यपालिका के रूप में है। इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो सही आंसर है कि वो नीति क्रियान्वयक नहीं है। वो क्या नहीं है, वो इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव पॉलिसी कहा गया है, ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैबिनेट कमिटी इन इंडिया। पूछा गया है कौन सी, ये भी लाइन ऑफ स्टाफ सही है। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैबिनेट कमिटी इन इंडिया पूछा गया है। इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी, कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, द अपॉइंटमेंट कमिटी। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल समिति है। कौन सी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल समिति है। आर्थिक मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, संसदीय मामलों की समिति या नियुक्ति समिति। तो कौन सी है, राजनीतिक मामलों की समिति, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इसे लाइक भी करते जाइए अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा एफर्ट, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको शेयर भी कर लीजिए और ग्रुप्स के साथ और लोगों के साथ, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और मैं जितना ज़्यादा लोगों के पास जाएगी उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट ऑफ कैग ऑफ इंडिया। हिंदी में निम्न में से कौन सा संगठन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है। नहीं है बताना है हमें। भारतीय रेलवे समेत समस्त संघीय एवं राज्य सरकार के विभाग एवं कार्यालय, संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित लोक वाणिज्य उद्यम, सरकारी कंपनियां एवं निगम, संघ एवं राज्यों द्वारा नियंत्रित एवं उनकी अपनी गैर वाणिज्य के स्वतः निकाय एवं प्राधिकरण, संघ या राज्य सरकारों से नाम मात्र के वित्तीय पोषित अन्य सभी प्राधिकरण एवं निकाय। इंग्लिश में देख लेते हैं, ऑल द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज इंक्लूडिंग द इंडियन रेलवेज, public commercial enterprises controlled by the union and state governments, government companies and corporation, non-commercial autonomous bodies and authorities owned or controlled by the union or the states, all other authorities and bodies normally financed from the union or state government। पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट टू द ऑडिट करती है ना कैग, इसमें से किसको ऑडिट नहीं करती है, कौन सा इससे रिलेटेड ही नहीं है कैग से। तो ये रिलेटेड नहीं है, ऑल अदर अथॉरिटीज़ एंड बॉडीज नॉर्मली फाइनेंस फ्रॉम द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड नहीं है। संघ या राज्य सरकारों से नाम मात्र के वित्त पोषित अन्य सभी प्राधिकरण एवं निकाय, ये इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 मेन क्राइटेरिया कंसिडर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट while selecting the chief secretary, select the correct answer by using the codes given below। हिंदी में देख लेते हैं, मुख्य सचिव की नियुक्ति या चयन करते समय एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से किन 3 मानदंडों पर विचार किया जाता है। निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। वरिष्ठता, सेवा अभिलेख, निष्पत्ति और योग्यता, राज्यपाल का अनुमोदन या मुख्यमंत्री विश्वास।
एक मिनट, इसके ऑप्शन सब तक आप पढ़ लीजिए। Seniority, service records, performance and merits, approval of the governor, confidence of the chief minister। तो कौन सा चयन करते हुए 3 क्राइटेरिया रखे जाते हैं ये बताना है। तो इसका आंसर है फर्स्ट सीनियरिटी, सेकंड सर्विस रिकॉर्ड्स एंड परफॉर्मेंस एंड मेरिट, एंड फोर्थ कॉन्फिडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इसमें भी देख लेते हैं, वरिष्ठता, सेवा अभिलेख निष्पत्ति और योग्यता, और फोर्थ मुख्यमंत्री का विश्वास। मुख्यमंत्री का विश्वास। नेक्स्ट देखते हैं, तो फिर कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? सी हमारा इसमें से सही हो जाएगा, फर्स्ट फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, whom the following is the chairman of जोनल काउंसिल इन इंडिया। कौन सा चेयरमैन है जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया में? भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष बताना है, कौन सा होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कौन सा केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपने सोच ही लिया होगा इसका सही आंसर। एक बार ऑप्शन और देख लीजिए। इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ आपको। इसका सही आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री। यूनियन होम मिनिस्टर जो होता है चेयरमैन होता है जोनल काउंसिल का, या भारत के क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज commission recommended the constitution of central civil services authority and state civil service authority at the central and state level respectively। हमें कमिटीज और कमीशन का बताना है, किसने सजेस्ट किया है, किस समिति आयोग ने केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर केंद्रीय लोक सेवा अधिकरण और राज्य लोक सेवा अधिकरण के गठन का सुझाव दिया था। केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर केंद्रीय लोक सेवा अधिकरण, राज्य लोक सेवा अधिकरण के गठन का सुझाव किसने दिया था, यह हमें बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज अथॉरिटी एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स रिस्पेक्टिवली। सेंट्रल लेवल में और स्टेट लेवल में किसने गठित करने का सजेशन दिया था, किसने सुझाव दिया था? अलग कमेटी, सतीश चंद्र कमेटी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। हिंदी में देख लीजिए, आलगम समिति, सतीश चंद्र समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इंग्लिश में सेकंड ARC, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इसको ARC भी कहते हैं। आगे अगर जहाँ ARC लिखा हुआ आएगा तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, ARC मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज ऑर्गेनाइजिंग एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बताना है कौन सा। मैंने एक वीडियो भी बनाया है वैसे इसका, आप देख सकते हैं।
और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निम्न में से किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें लोक प्रशासन के भारत में जो शुरू हुआ था तो उसमें दिया गया है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है वो लिंक, आप उसे देख लीजिएगा। भारत में लोक प्रशासन कहाँ कब शुरू हुआ, कौन कौन से कॉलेजेस में शुरू हुआ, वो मैंने डाला हुआ है, आप देख लीजिए। और इसका आंसर जो है एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन न्यू दिल्ली। हिंदी में आंसर है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, IIPA। ये बहुत प्रसिद्ध है, ये शोध करते हैं और ये मैंने वीडियो में डाला हुआ है, आप वो वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन पे मैं डाला हुआ है, उसे देखकर आप उसे खोल के उसे पढ़िएगा, उसमें मैंने लिखा हुआ है कब से शुरू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉल्टन कमेटी रिपोर्ट। और ये सारी ये जो कमिटीज़ हैं, कमिटीज़ और थिंकर्स हैं, और ये कमेंट्स ऑन जर्नलिस्ट हैं। ये समिति और चिंतक हैं और समयवादी पर टिप्पणी है। ये किसने क्या क्या टिप्पणी की है वो हमको बताना है। तो देख लेते हैं फॉल्टन कमेटी रिपोर्ट, इन्होंने किया था द गिफ्ट एंड लेमैन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट ऑन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, बी का है, यही है बी का, जनरल पर्पस सर्विस। फिर रॉबर्ट प्रैथर्स, उनका यही है, कैपेलिंग इन एडवोकेसीज। और जवाहरलाल नेहरू का है, एक ही बचा है, एल्टिस ब्यूरोक्रेसी। हिंदी में देख लेते हैं फॉल्टन समिति रिपोर्ट, प्रतिभाशाली साधारण व्यक्ति, कार्मिक प्रशासन पर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट, यही है। और रॉबर्ट पैथरस की यही है, बाध्यकारी। और फिर बेच बता है जवाहरलाल नेहरू का संप्रभातवादी नौकरशाही, डी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a recommendation of second administrative reforms commission on the issue of annual performance agreements. It is to be, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा, हिंदी में देख लेते हैं, वार्षिक कार्य निष्पत्ति अनुबंधन के बारे में निम्न में से कौन सी सिफारिश द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को की नहीं है बताना है। यह विभागीय मंत्री और विभागीय सचिव के मध्य हस्तांतरित होना चाहिए। इसमें वित्त वर्ष में किए जाने वाले कार्यों की जांचने योग्य भौतिक विवरणों का उल्लेख होना चाहिए। परमाणु का आकलन का विवरण प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन तृतीय पक्ष के द्वारा होना चाहिए। इंग्लिश में रिकमेंडेशन बतानी है, इट इज टू बी, नहीं, रिकमेंडेशन नॉट, जो नहीं है, इट इज टू बी साइन बिटवीन द डिपार्टमेंट मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट। इट इज टू प्रोवाइड फिजिकल एंड वेरिफिएबल डिटेल्स ऑफ द वर्क टू बी डन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। डिटेल्स ऑफ रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट शुड बी प्रेजेंटेड टू द प्राइम मिनिस्टर। द एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी असेस्ड बाय द थर्ड पार्टी। ये क्वेश्चन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन से है, ठीक है। और आंसर जो है वो है सी, द डिटेल्स ऑफ रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट शुड बी प्रेजेंटेड टू द प्राइम मिनिस्टर। हिंदी में देख लेते हैं परिमाणों के आकलन का विवरण प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कंसीडर कंसेप्ट ऑफ ग्रैंडर बजट थ्योरी, ये भी फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन से है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हिंदी में देख लेते हैं ग्रैंड बजट सिद्धांत की अवधारणा पर विचार कीजिए और एवं नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इट इज ऑफर्ड बाय ML विकर,
it has redistributive aspects. It takes into account the economic variables and budget actors' perception of economic condition. Norms and values permeate the budget process. हिंदी में देख लेते हैं. इसमें एमल व्हीकर द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे ये ग्रेजुएट बजट सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? एम.एल. व्हीकर द्वारा प्रस्तुत किया गया है. क्या ये सही है? इसका पुनः वितरणीय पहलू है. यह आर्थिक चरों पर विचार तथा बजट पात्रों की आर्थिक दशा की अवधारणाओं पर विचार करता है. आदर्श एवं मूल्य बजट के प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं. इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट सही, बिल्कुल. ये एम.एल. व्हीकर द्वारा प्रस्तुत किया गया है. इसका पुनः वितरणीय पहलू है. और थर्ड, यह आर्थिक चरों पर विचार तथा बजट पत्रों की आर्थिक दशा की धारणाओं पर विचार करता है. इंग्लिश में इट इज ऑफर्ड बाय व्हीकर. इट हैज डिस्क्रिप्टिव aspects. And third, it takes into account the economic variables and budget actors' perceptions of economic condition. तो सही देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट, adoption of a performance audit system was recommended by which of the following finance commission of India. ये तो साफ ही पता चल रहा है कि फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है. कौन सी फाइनेंस, हिंदी में देख लेते हैं. निम्नलिखित से भारत में किस वित्तीय आयोग ने निष्पादन लेखा परीक्षण पद्धति को अपनाने की अनुशंसा की थी? हमें वो कौन सा वित्त आयोग है ये बताना है. वित्त आयोग है 12वां. कौन सा फाइनेंस कमीशन है वो जिसने अडॉप्ट किया था परफॉर्मेंस ऑडिट सिस्टम को? वो है 12th. नेक्स्ट देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इज द वेरी लाइफ ब्लड ऑफ साइंस? ऑब्जेक्टिविटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, क्रिटिसिज्म, जनरलाइजेशन. हिंदी में कार्ल पियर्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विज्ञान का जीवन रखता है? वस्तुनिष्ठता, भविष्य कथनीयता, आलोचना या सामान्यकरण. तो इसका सही आंसर है आलोचना. कार्ल पियर्सन के अनुसार निम्नलिखित में से विज्ञान का जीवन रक्त है ये आलोचना है. इंग्लिश में क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म है कार्ल मार्क्स ने इज द वेरी लाइफ ब्लड ऑफ साइंस. ये क्रिटिसिज्म है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स? ये क्रिटिसिज्म दिया है उन्होंने. नेक्स्ट देखते हैं. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बाय द यूजिंग कोड्स गिवन बिलो. ठीक है, हमें करेक्ट देखना है. कलेक्टर इज वेस्टेड विद पावर्स under various central or state laws either by express provisions or by delegation. In times of calamities, the collector's supremacy no longer prevails. The emergence of several technical departments at district level has introduced the collector's authority. The collector's role in rural development is affected by his relationship with Jila Parishad. यहाँ पे रह गया है रिलेशनशिप विद जिला परिषद. हिंदी में देख लेते हैं. ये कलेक्टर के बारे में बोला गया है. विभिन्न केंद्रीय राज्य कानून के अंतर्गत संयुक्त प्रावधानों अथवा प्रतियोजना के द्वारा कलेक्टर शक्तियों से अधियुक्त होता है. विपदा के समय कलेक्टर की सर्वोच्चता प्रभावी नहीं रह जाती. जिला स्तर पर अनेक तकनीकी विभागों के गठन के कारण कलेक्टर की सत्ता में कमी आई है. कलेक्टर के जिला परिषद से संबंध के कारण ग्रामीण विकास में उसकी भूमिका अक्रांत होती है. इसमें से कलेक्टर के बारे में क्या सही है ये बताना है. तो फर्स्ट सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है. इंग्लिश में फर्स्ट सही है,
थर्ड सही है और फोर्थ भी सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ये सही हो जाएगा। प्लीज इसे लाइक करते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पब्लिक सेक्टर इज करेक्ट? इट इज ailing from lack of autonomy. There is a vested interest in private sector to keep public sector inefficient. Human resource management is given top priority in public sector undertakings. There is a need for comprehensive look at manpower planning. There is a need for comprehensive look at manpower planning. हिंदी में देखते हैं। लोक उद्यमों या सार्वजनिक क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में कौन सा सही है? यह स्वच्छता की कमी से ग्रसित है, सार्वजनिक क्षेत्र को अकुशल रखने में निजी क्षेत्र का निहित व्यर्थ है, सार्वजनिक या लोक उद्यम में मानव संसाधन प्रबंध को शीर्ष वरीयता दी जाती है, मानव शक्ति योजना पर विस्तृत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कौन कौन से सही है? पहला सही है, स्वतः कमी से ग्रसित है। सेकंड भी सही है, सार्वजनिक क्षेत्र को अकुशल रखने में निजी क्षेत्र का निहित स्वार्थ है। और फोर्थ भी सही है, मानव शक्ति योजना पर विस्तृत ध्यान देने की आवश्यकता है। इंग्लिश में देख लेते हैं कौन सा सही है। ये सही है, इट इज एलिंग फ्रॉम लैक ऑफ ऑटोनॉमी। सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नवरत्ना इज एलिवेटेड एज महारत्ना इन द ईयर 2010? नवरत्न से कौन सा महारत्न में आया है? और इसका हिंदी नहीं है, पर यही हिंदी इसका नहीं है, पर हिंदी यही है कि नवरत्न से सन 2010 में निम्न में से किसे नवरत्न से महारत्न के रूप में उन्नत किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है वो नवरत्न से महारत्न में 2010 में कर दिया गया था। ये भी प्राइवेट सेक्टर वाला, ये भी लाइन ऑफ स्टाफ में से ही है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशल पॉलिसी अप्रोच इज नॉट करेक्ट? इट प्रमोट्स, इसका भी आई थिंक हिंदी नहीं है, तो मैं इसको हिंदी में आपको बोल दूंगी। ठीक है, मैं इसका हिंदी आपको बोल देती हूँ क्योंकि इसका हिंदी भी है नहीं, पर ये बहुत ही आसान है। आपको केवल ये बताना है कि सामाजिक नीति उपागम के विषय में क्या सही नहीं है। सामाजिक नीति उपागम में क्या सही नहीं है? इट प्रमोट्स पीपुल्स वेलफेयर, यह लोगों के कल्याण को समृद्धित करती है। हाँ, नहीं है यह लोगों के कल्याण को समृद्ध करती है। इट राइज ऑन गवर्नमेंट एफर्ट्स, यह सरकारी प्रयासों पर निर्भर करती है। इट एनकम्पासेस वॉलेंट्री एफर्ट्स ऑल्सो, स्वैच्छिक प्रयास भी इसमें आते हैं। इट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ स्टैट्यूटरी सोशल सर्विस, इसमें वैधानिक सामाजिक सेवाएं भी आती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, इट एनकम्पासेस वॉलेंट्री एफर्ट ऑल्सो, मतलब स्वैच्छिक प्रयास भी इसमें आते हैं। ये सही नहीं है किसके बारे में? सामाजिक नीति उपागम के बारे में, सोशल पॉलिसी अप्रोच के बारे में ये सही नहीं है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे ग्रुप में भी इसको शेयर कीजिए, जिससे ये मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चंस लाती रहूँ। आगे की वीडियोस में मैं ऐसे और पार्ट्स लाऊंगी
थैंक यू।